बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ों पर इस वीडियो में बात कर लेते हैं। एक तो मरियम नवाज साहबा एक तवील दौरे पर मुल्क से बाहर चली गई हैं। 3-4 मुल्कों में उन्होंने जाना है। उनका क्या शेड्यूल है, कब पाकिस्तान वापस आने का वो इरादा रखती हैं और इस दौरान क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ आज जो लंदन में मरियम नवाज साहबा से सवालात हुए हैं और उसमें से एक शाहकार सवाल, एक नुमाइंदा सवाल जिसे सुनकर मरियम नवाज साहिबा शर्माती रहीं, लजाती रहीं, वो क्या सवाल था, किसने किया, और बीच में जो एक लुकमा दिया गया सड़क वाला, वो लुकमा क्या था और क्यों दिया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो लंदन से तो आप जानते हैं ना कि हमारे वहाँ पे चीते हैं जो हमें पल पल की खबरें देते रहते हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये क्या मामला है। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें जो आज की डेवलपमेंट्स हैं 27वीं तरमीम के हवाले से, कुछ बात उस पर कर लें और एक बात उस पर भी कर लें जो एक स्टेटमेंट सोहेल आफरीदी साहब ने दी थी मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली, उस पर एक हंगामा बरपा है, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू उस पर भी कर लेते हैं। पहले तो आ जाएँ पीपल्स पार्टी। कल उन्होंने अपना इजलास आधा करके बीच में छोड़ दिया था और कहा था बाकी का आधा इजलास कल जुम्मे के बाद करेंगे और बाकी का आधा इजलास आज हुआ। तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने हुकूमत के सारे जो हुकूमत के या उनके अपने मुफाद की चीज़ें थी उस पर उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला कर दिया। एक दो चीज़ें जो पहले ही तवक्को थी कि उसका वो मार्जिन रख लेंगे और वो मार्जिन उनको हुकूमत की तरफ से दिया भी जाएगा, बस उस पर उन्होंने जो है वो अपनी राय का इजहार कर दिया है। क्या कहा है पीपल्स पार्टी ने? एक तो उन्होंने सबसे पहले हर एजेंडे में सबसे पहले वो आर्टिकल 243 का मामला रखते हैं और बग़ैर किसी शर्त के, गैर मशरूतों पर 243 की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया। यानी उन्होंने इसकी तफसीलात में भी जाना गवारा नहीं किया कि भाई इसकी क्या तफसीलात हैं, इससे क्या होगा। उन्होंने कहा जो भी होगा हमें मंजूर है, 243 में जो कुछ भी होगा हमें मंजूर है। तो पीपल्स पार्टी ने इसके तो करीब से भी गुजरने की कोशिश नहीं की, पहलू तही की, और बल्कि ये भी कहा कि इससे हमें यकीन है कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इससे सिविलियन बालादस्ती पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम मुतमईन हैं, इस मामले में तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो 243 जो है इस पर तो बिल्कुल गो हेड है, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। दूसरा, दोहरी शरीयत वाला जो मामला है, ये प्रपोज़ किया गया है कि दोहरी शरीयत को ख़त्म करने का जो है वो फ़ैसला किया जाए। अब उसमें एक तासुर ये उभरा कि पाकिस्तान का हर वो शहरी जो दोहरी शरीयत रखता है, यानी उसके पास लंदन का भी की भी शरीयत है, सॉरी यूके की भी शरीयत है और पाकिस्तान की भी शरीयत है, या उसके पास अमेरिका की भी शरीयत और पाकिस्तान की भी शरीयत है, तो उसकी पाकिस्तान की शरीयत ख़त्म की जाए। उसे कहा जाए अगर वो अमेरिका की शरीयत रखना चाहता है तो फिर वो पाकिस्तान की शरीयत नहीं रख सकता। तो इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बड़ी बेचैनी की लहर पाई गई। बावजूद इसके कि हुकूमत ये वजाहत कर रही है और हुकूमत को ये वजाहत ना करनी पड़ती अगर मुसविदा हमारे सामने आ चुका होता है, लेकिन चूँकि मुसविदा नहीं है इसलिए हेयर शेपर और उन चीज़ों पे बात चल रही है जो एक दूसरे से यानी चहमगोइयों पर बात चल रही है। तो उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आज हर तरफ से किया गया। मुझसे भी कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो राब्ते में रहते हैं उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है। तो हुकूमत अगरचे वजाहत कर रही है कि नहीं ये तो सिर्फ सिविल जो अफसरान हैं और आर्म फोर्सेस के अफसरान हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में पता चला कि उन्होंने बाहर अपनी जायदादें बना ली हैं, तो उनको रोकने के लिए है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों में एक पैनिक आ गया, और मैं फिर कहूँगा कि पैनिक इसलिए आया क्योंकि इसकी वजाहत अब नहीं की गई या इसका मुसविदा डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं है, इसलिए लोगों के यहाँ एक बेचैनी इसके अंदर पाई जाती है। तो पीपल्स पार्टी ने भी इस पर इत्तफाक राय उनके यहाँ पैदा नहीं हो सका दोहरे शरीयत वाले मामले पे, लेकिन मेरा ख्याल है उनके सामने मुसविदा आएगा तो शायद इस नुक्ते पर वो भी इत्तफाक फिर भी कर लें, क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि शायद ये सियासतदानों के लिए भी है, शायद ये आम शहरियों के लिए भी है, कारोबारी अफराद के लिए भी है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं ये तो सिर्फ आर्म फोर्सेस के लोगों के लिए है और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो फिर शायद उनको इतराज़ ना हो। NFC अवार्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ंड्स कम नहीं कर सकते, डॉट पीरियड, इस पर हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो 18वीं तरमीम वाला मामला है, ये दो चीज़ों पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है। आईनी अदालत पर भी उन्होंने इत्तफाक कर लिया, आईनी अदालत बिल्कुल बनाएं, इस पर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि तो वो खुश हैं। जजेस की ट्रांसफ़र पर बड़ा दिलचस्प रास्ता निकाला है, यानी उन्हें लगता है कि ये जो एतराज़ है
कि यह आ रहा है कि जी आप जजेस को जब चाहें मुंतकिल कर दें दूसरी जगह पे, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से बड़ी समझदाराना इसमें इनपुट दी है। वो कहते हैं यूं करें, यानी पहले आर्टिकल 200 ये कहता है ना कि जो जज है उसको उसकी मर्जी, जिस हाई कोर्ट से आ रहा है उसकी मर्जी, जिस हाई कोर्ट में जा रहा है उसकी मर्जी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी शामिल होगी तो उसको ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन अब जो तरमीम आ रही थी वो ये थी कि नहीं जी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस जज को अगर जुडिशियल कमीशन के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है तो जुडिशियल कमीशन फैसला करे और जज को उठा के ट्रांसफर कर दे। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अपनी तरफ से इनपुट दी है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा करें कि जिस हाई कोर्ट में जा रहा है उसके चीफ जस्टिस और जिस हाई कोर्ट से आ रहा है उसके चीफ जस्टिस, दोनों को वोटिंग मेंबर के तौर पर उस इजलास में, जुडिशियल कमीशन के इजलास में बुला लिया जाए जिसमें उनका फैसला होना है। तो दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी अगर अपना वोट कास्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर वो चाहें तो उस जज को बुला भी सकते हैं, पूछ के उसकी राय भी ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। यानी इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बल्कि गवर्नमेंट के 2 नंबर और बढ़ जाएंगे, 2 वोट और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जुडिशियल कमीशन के जरिए तमाम जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो तो अपनी मर्जी के लगा लिए गए। अब आप सोचें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट को जज जाना है तो आप जस्टिस आलिया नीलम को भी बुला लें, जस्टिस सरफराज डोगर को भी बुला लें जुडिशियल कमीशन में, तो दोनों का वोट क्या होगा? क्या होगा वोट? हुकूमत की राय से मुख्तलिफ होगा। सरफराज डोगर साहब कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं तो मोहसिन अख्तर कियानी को ट्रांसफर करने के हक में नहीं हूं। हाई कोर्ट में जा रहा है, आलिया नीलम साहबा कहेंगी नहीं जी नहीं, मैं तो इस हक में नहीं हूं कि मोहसिन अख्तर कियानी को मेरे पास भेजा जाए। क्या ये इस बात का इम्कान है? तो पीपल्स पार्टी ने बस एम ही अपनी इनपुट शामिल कर दी है, बल्कि इससे हुकूमत को फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। दूसरा यह है कि ये यानी मोटी मोटी बातें जो हैं पीपल्स पार्टी ने इस पर आज इत्तेफाक राय किया है और यानी एक तरह से गवर्नमेंट को गो हेड दे दिया है और हुकूमत फिर तेजी में आ गई है। आप सोचें, शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए आज़रबाईजान गए हैं, कल उन्होंने आ जाना है, लेकिन फिर भी उनको वीडियो लिंक के जरिए कल सुबह इजलास बुला लिया गया है। कल यानी इतनी देर भी नहीं करना चाहते कि वज़ीर आज़म के आने का इंतजार कर लें। काबीना का इजलास होगा कल सुबह 10 बजे, शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए उसकी सदारत करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए उसको गो अहेड देंगे और फिर उसको सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। तो जल्दी देखिए आप कितनी है, शहबाज शरीफ के पाकिस्तान आने का इंतजार तक नहीं किया जा रहा, कितनी जल्दी है। ये है इस वक्त हालात। तो काबीना का इजलास बुला लिया गया है। अच्छा, अब इन हालात में मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई सेनेटर्स और सीनियर सेनेटर से मुलाकात हुई है। वो कहते हैं कि जी इनके चेहरों पर बेबसी थी, वो बहुत कुछ करना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ किया जाए, लेकिन उन्हें मजबूरन करना पड़ रहा है। ये मज़हर अब्बास साहब लिख रहे हैं। और देखिए मज़हर अब्बास साहब क्या कहते, मज़हर अब्बास साहब जाहिर है उन सेनेटर्स ने अपना दिल खोल के रख दिया और अपना जो है वो बयान किया कि भाई हम इस पर बेचैन हैं, हम इस पर खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि किसी के पास मुसविदा है नहीं, किसी को पता है नहीं, क्योंकि अगर मुसविदा होता तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी होता, जिनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे कोई ख़ास नहीं की जा रही, लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब अपने तौर पर भागदौड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे वो बांग्लादेश जा रहे हैं, चुप करके वो बांग्लादेश चले जाएंगे, पीछे से तरामीम मंजूर हो जाएंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो अपना कोई दौरा मुलतवी भी नहीं कर रहे, तब्दील भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं ठीक है, मेरे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस पर जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में भी, मौलाना फजल रहमान साहब खुद इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने चंद मखसूस नशस्तों की खातिर ये किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं और प्ले अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर महमूद अचकज़ई साहब से मिल लिए, उधर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मिल लिए, इन लोगों से मिल के कहा कि जी बताएं क्या करना है, कैसे करना है। और उन्हें ये तासुर दे दिया कि हम तो जो है वो नहीं, बल्कि कैसे दिलचस्प बात है कि उन्हें कहा कि आपने मीडिया को नहीं बतानी हमारी बातचीत जो हुई है, और साथ ही मीडिया को घर बुला लिया, साथ ही फ़ौरन, और उनको कहा कि हम तो चाहते हैं कि जी एहतजाज किया जाए या पीपल्स पार्टी से बात की जाए या हुकूमत से बात की जाए, तो ये तजावीज़ हमने पेश की हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों को। मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं।
और जब हम मौलाना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से पूछते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी बातें की हैं कि एहतजाज किया जाए या हुकूमत से बात की जाए या PTI से या उनसे पीपल्स पार्टी से बात की जाए, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले कहते हैं कि जी हमें तो ऐसा मौलाना ने कहा ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब बस चालाकियाँ कर रहे हैं जिसके वो माहिर हैं। बड़ा अच्छा तबसरा किसी ने किया, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जो साथी सियासतदान हैं उनसे सीखा है। यानी नवाज़ शरीफ साहब जब अपने दायरे से बाहर निकल के, जब नवाज़ शरीफ साहब उस दायरे में चले गए जहाँ पर फ़ौज के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो उन्हें अपनी हुकूमत छोड़ना पड़ी और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। यही इमरान खान ने गलती की कि एक दायरा जो होता है उससे बाहर निकल कर इख्तलाफ कर लिया फ़ौज के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने आप को एक दायरे में रखा हुआ है, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने अगर किसी को उछल उछल के किसी की तनकीद भी करनी हो तो उस दायरे में रह के करते हैं, वो उसी में ही खड़े रहते हैं, उससे बाहर नहीं आते, उस सर्कल से बाहर नहीं निकलते। अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब यही कर रहे हैं। लगे महसूस हो कि जी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, असल में कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये इन सब का रोल है। हर मरतबा ऐसे मौके पर ऐसी शख्सियात एक्सपोज होती हैं, फिर हो रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, देखें वज़ीर आला, मैं मरीम नवाज़ वाले इशू पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर काफ़ी एक हंगामा बरपा है। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हमारी मस्जिदों में कुत्ते बांधे गए, और जब हमने कहा कि ये कुत्ते क्यों बांधे गए हैं, तो जवाब मिला कि तुम में और इन कुत्तों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ये बात उन्होंने कल मीडिया के सामने कही, और इस पर ज़ाहिर है हर तरफ से तनकीद हुई कि आप बड़ी कमज़ोर बात कर रहे हैं, बेबुनियाद बात कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। किसने कहा, किससे कहा? और इस पर फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया, वज़रा ने भी तनकीद का निशाना बनाया, अता तारड़ साहब ने भी कहा कि गैर संजीदा बयान है। फिर PTI के कुछ जो हामी हैं उन्होंने जो इकबाल आफरीदी हैं उसका कौमी असम्बली में एक बयान भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली के इस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा, वो शिकवा कर रहे हैं कि वादी तीरा में हमारी एक मस्जिद है, उस पर 13 साल से कब्ज़ा किया गया है फ़ौज की जानिब से, और वहाँ पर जो है फ़ौज उसको अपने रहने के लिए या अपनी मामलात के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन उस क्लिप में कुत्तों का जिक्र नहीं है कि कुत्ते बांधे गए, और इस बयान का भी जिक्र नहीं है कि ये कहा गया कि तुम में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, यानी इकबाल आफरीदी साहब का उसका वो बयान भी शायद सुहेल आफरीदी साहब को ये फ़राहम नहीं करता जवाज़ कि वो कमज़ोर बात करें, या वो वही बात नहीं है जो सुहेल आफरीदी साहब ने की है। सुहेल आफरीदी साहब ने मस्जिद में कब्ज़े की बात की या मस्जिद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बात की फ़ौज की तरफ से, लेकिन ये बात एग्जैक्टली नहीं की जिस पर जो इन्होंने की है। अगर यही बात सुहेल आफरीदी साहब भी कह देते तो शायद इतनी तनकीद ना होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि कमज़ोर बात है, ये मेरी अपनी राय भी है कि ये कमज़ोर बात है, हवाला भी कमज़ोर है। एक जेनेरिक सी बात उन्होंने किसी की ऐसा लगता है सुनी सुनाई बात कह दी, यानी या तो वो कहते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ अफसर ने कहा, या मुझे एक अफसर ने कहा, नाम ना भी लेते, मुझे किसी ने कहा, मैंने जब एतराज़ किया कि कुत्ते क्यों बांधे हैं तो मुझे फ़लाँ अफसर ने कहा कि तुम में और कुत्ते में क्या फ़र्क है, तो मुझे बड़ी तज़ीक़ महसूस हुई और मुझे बड़ी तज़लील महसूस हुई। या तो ये होता हमें कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया, तो ये कैसी बात थी जो एक यानी बग़ैर रेफरेंस के है, इसका कोई हवाला मौजूद नहीं है, कहने वाला मौजूद नहीं है, जिसको कहा गया वो मौजूद नहीं है। तो एक ऐसी कमज़ोर बात है, हवाई बात है, जो वज़ीर आला को सूट के मनसब को सूट नहीं करती, नहीं कहनी चाहिए। इसी तरह की बातें तो जब मरीम रोज़ाना करती हैं, मतलब इस ऐसी बात नहीं ओबियसली, लेकिन इस सतह की बात, तो रोज़ हम उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। तो एक वज़ीर आला को बहरहाल एक ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। ऑलरेडी आपके फ़ौज के साथ काफ़ी इशूज़ हैं, आपका ऑपरेशन का इशू है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी के ऑपरेशन जो हैं उनके मामलात हैं, फिर आपके अमन व अमान के इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के मामले, यानी आपकी इतने, इमरान खान से मुलाकात का मसला है, इतने इश्यूज़ आपके साथ ऑलरेडी हैं कि आप उनके ऊपर बात कर रहे हैं, करने चाहिए, आपका हक भी है, सारा कुछ है। लेकिन उसमें आप ऐसी कमज़ोर बात करके दूसरों को अपने ऊपर तनकीद करने का मौका क्यों देते हैं? ये वाकई ना तजर्बाकारी है, और मेरा ख़्याल है कि मंझा हुआ सियासतदान जो तजर्बाकार हो वो इस तरह की बात से गुरेज करेगा। तो सुहेल आफरीदी साहब को जल्द अज जल्द ये बातें सीखनी चाहिए कि क्या बात कहनी है और किस बात को रोक लेना है और किस बात का कौन सा मौका है। यानी अपने गुस्से, नफ़रत या अपने जज्बात को ज़रूरी नहीं है कि हर मौके पर आप किसी भी तरह से उसका इजहार करें। हाँ, मुनासिब मौका हो तो कर दें, मुनासिब अल्फाज हों तो कर दें, मुनासिब रेफरेंस हो तो कर दें।
आप अपने जज्बात का इजहार अगर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात, ये बात मेरा ख्याल है एक कमज़ोर बात है जो उनकी जानिब से कही गई। ना कही गई होती तो अच्छा था, एहतियात करें तो अच्छा है, और वज़ीर आला के मनसब पर रहते हुए नपी तुली बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप अपने एग्रेशन का इजहार करना चाहते हैं तो उसके कई और तरीके हैं, आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं जलसों में, जिस पर लोगों की तरफ से आपको हिमायत भी मिली, शायद इस बयान पर भी मिल जाए, लेकिन आपने तो देखना है कि दूसरे सूबों में बैठे हुए लोग भी आपकी बात को सराहें और महसूस करें। आ जाइए ज़रा मरीम नवाज़ साहिबा के मामले पर। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा से आज जो सवाल हुआ वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर उनका शेड्यूल में आपके साथ उनके मामला डिस्कस करता हूँ। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, पहले सवाल सुने फिर बाकी बातें करते हैं। खातून पंजाब, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, हर फील्ड में काम किया है, आपने बतौर वज़ीर आला आपने अपना लोहा मनवाया है, तो इस पर मियाँ साहब का क्या कहना है, और खास करके जो खवातीन है उनका क्या कहना है, और आप इस पर स्पेशली क्या फील करती हैं? तो बनी है जी, बिल्कुल, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, एक तो आपने पहले ये सुना उनका सवाल, इस सवाल पे तो मैं बाद में बात करता हूँ। चलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं, फिर दूसरे पहलू पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सहाफ़ी हैं इनका नाम है तबरेज़ ओरा, और ये तबरेज़ ओरा जो हैं ये बोल टीवी के साथ मुंसलिक हैं, और बोल टीवी के साथ हैं, ये वही चैनल है जिसके साथ तैयब बलोच साहब भी मुंसलिक हैं, और भी कई दोस्त हैं, अकेले तैयब बलोच नहीं है, इमरान वसीम साहब भी हैं, हमारे और भी कई काफ़ी दोस्त हैं। बहरहाल बोल टीवी के साथ, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, अगर ये दोस्त इन्हीं के साथ हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो ये। अच्छा खैर चलिए, ये जो तबरेज़ ओरा हैं इन्होंने ये सवाल किया कि जी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आपने इतनी जल्दी तरक्की कर दी और पंजाब की, इस पर मियाँ साहब का क्या कहना है और ख़वातीन का क्या कहना है? ये सवाल है। हमारी ये सहाफ़त है और हमारी सहाफ़त का ये मयार है, यानी कुल मिलाकर सहाफ़ी के पास सवाल ये बचा कि आप इतना अच्छा काम करिए, आपके वालिद का इस पर कहना क्या है, ये सवाल है। तो क्या इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल पर आप जो है वो दाद देंगे या क्या कहेंगे? और यानी मेरे पास तो इस सवाल की पर तनकीद करने या इस सवाल पर कमेंट करने के लिए भी अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे। अच्छा, फिर एक सहाफ़ी ने बीच में कहा और आपकी रोड भी तो बनी है, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी वो बनी है, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अब ये जो रोड बनी है ये क्या मामला है? मामला ये है कि इनका ताल्लुक़ गालिबन पिंड दादन खान से, वहाँ पर एक रोड काफ़ी अर्से से ज़ेर तामीर थी या वो खुदी हुई थी और वो बन नहीं रही थी। मुखालिफिन को लगता था कि अगर बन जाएगी तो ये चूँकि ये उनका प्रोजेक्ट था फवाद चौधरी का, तो उन्हें कहीं फ़ायदा ना हो जाए, लेकिन वो बहुत अरसे से बहुत बड़ा मसला था। तो वो बहरहाल अब शायद बन गई है रोड। तो मसला ये है कि ये जो सहाफ़ी हैं तबरेज़ साहब, ये जब भी कोई लंदन आता था, चाहे वो इसहाक डार साहब आते थे, चाहे वो एहसन इकबाल आते थे, चाहे ख्वाजा आसिफ आते थे, जो भी आता था उनको कहते थे कि खुदा के लिए हमारा रोड बना दें। तो इनका मजाक बन गया कि हर बात में अपना रोड बनाने के लिए कहते हैं, हर बात में ये कहते हैं कि जी रोड बना दो। तो आज वो इसीलिए मजाक उड़ाने के पूछा कि हाँ भाई आपका रोड भी तो बन गया है, तो उन्होंने कहा हाँ जी रोड बन गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये हर बंदे से नून लीग के रुक के कहते थे कि जी हमारा रोड बनवा दें। तो वो रोड बन गया, तो उन्होंने आज मरीम नवाज़ साहिबा का काम उठा दिया। और मरीम साहिबा का एक्सप्रेशन क्या था, आपने पहले शायद सिर्फ सवाल पे गौर किया होगा, अब मैं दोबारा चलाता हूं तो आपने उनके एक्सप्रेशन पे भी गौर करना है। मरीम नवाज़ साहिबा के जिस तरह से वो शर्मा रही हैं, जिस तरह से वो लजा रही हैं, इसमें भाई आपकी इतनी शर्माने की क्या बात है? सुनिए, देखिए ज़रा, अब पहले सुना था, अब आप देखिए। खातून पंजाब, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, हर फील्ड में काम किया है, आपने बतौर वज़ीर आला आपने अपना लोहा मनवाया है, तो इस पर मियाँ साहब का क्या कहना है, और खास करके जो खवातीन है उनका क्या कहना है, और आप इस पर स्पेशली क्या फील करती हैं? तो बनी है जी, बिल्कुल, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब मरीम साहबा ये सवाल सुनते सुनते शर्मा रही हैं, दुपट्टा ठीक कर रही हैं, लजा रही हैं। तो दाहिर है खुशी तो होती है आपकी कोई तारीफ़ कर रहा हो, और खुशामद वैसे ही शरीफ ख़ानदान की कमज़ोरी है। अच्छा, अब मरीम नवाज़ साहिबा का ज़रा मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो ब्राज़ील जा रही हैं और लंदन गई हैं, लंदन से वो ब्राज़ील चली जाएंगी। ज़ाहिर है ब्राज़ील की अब डायरेक्ट फ़्लाइट तो है नहीं, तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, या तो आप वाया दुबई चले जाएं, वाया इस्तंबुल चले जाएं, वाया कतर चले जाएं, या वाया लंदन चले जाएं। तो जहाँ पर आपका घर होता है लोग वाया वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करने किसी ने लंदन जाना है या अमेरिका जाना है, तो अगर उनका घर एक दूसरा घर जद्दा में मौजूद है तो वो वाया जद्दा फ़्लाइट ले लेते हैं। वो कहते हैं चलो मैं एक रात अपने जद्दा में रहकर वहाँ पे अपने बहन भाइयों से मिलके चला जाऊँगा या पेरेंट्स से मिलके।
तो उन्होंने मेरा ख्याल है कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए लंदन का इंतखाब किया। वहाँ पर एक आध दिन वो रुकेंगी, फिर ब्राज़ील चली जाएंगी। ब्राज़ील के बाद उन्होंने जाना है अमेरिका। वहाँ पर भी ये निजी नौयत का दौरा है, जो उनका कोई सरकारी दौरा नहीं है। अमेरिका से फिर वो वापस आएंगी लंदन, और जब वो वापस लंदन आएंगी तब तक नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुँच चुके होंगे। और बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के कुछ टेस्ट होने हैं और मरीम नवाज साहिबा अपनी मौजूदगी में अपने वालिद के टेस्ट करवाना चाहती हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर उनका ये 2 हफ्ते का दौरा तो कम से कम बनता है, इससे बढ़ भी सकता है, 3 हफ्ते का भी हो सकता है। लेकिन असल वजह क्या है इतने लंबे दौरे की? चीफ मिनिस्टर हो, एक भी दिन छुट्टी ना करता हो, रोज़ाना काम करने का आदी हो, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो उसकी असल वजह यह है, और जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, और इस पर मैं मरीम साहिबा के कंसर्न्स के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है इसमें उनके फ़ैसलों का अमल दखल भी हो सकता है, और वो ये है कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सीरियस नौयत के हैं। अभी हाल ही में जो TLP वाला मामला हुआ, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई उनके पूरे स्टाफ की, उनकी पूरी उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो उनके मुहाफ़िज़ीन हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि सलमान तासीर के बाद से ज़ाहिर है खौफ पैदा हो गया। और मुमताज़ कादरी को जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने उनका मुकदमा भी लड़ा, और उनको फिर जिस तरह से उनका सारा मामला हुआ, जिस तरह से सपोर्ट फ्राहम की, वो एक अलग ट्रेंड बन गया। तो उनके थ्रेट की वजह से मरीम साहिबा शायद 1 या 2 मरतबा घर से निकली हैं। वो अपने ऑफिस नहीं आ रही थी, वो तकरीबात में नहीं जा रही थी, हालांकि वो रोज़ाना तकरीबात में जाया करती थी, उन्होंने अपनी तकरीबात महदूद कर दी गई थी। तो उन्हें बहुत संजीदा नौयत के सिक्योरिटी थ्रेट थे, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं फिर कहूँगा, रियासत ने एक कदम उठाया, एक फ़ैसला किया, और उसके नतीजे में उनको इस तरह से थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। शायद रियासत को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था, शायद वो भी गलत किया गया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि मरीम साहिबा का जो घर का ज़ाती स्टाफ है, उनकी स्क्रीनिंग भी मतलूब है। इस सिलसिले में भी उन्हें एडवाइस किया गया है कि आप मुल्क से ज़रा बाहर चले जाएं। इस दौरान आपके घर के सिक्योरिटी स्टाफ का तफसील से और तसल्ली से मुआयना कर लिया जाए, उनके ख्यालात को जान लिया जाए, और तफसील से ज़रा आप उनका किसी को चेंज करना तो चेंज कर लिया जाए, आप बाहर चले जाएं। तो बुनियादी जो प्राइम मकसद है मरीम नवाज साहिबा का बाहर जाने का, वो ये है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स पीछे चल रहे हैं, उसका कला कमा किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके, और इसी वजह से वो मुल्क से बाहर गई हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें वहाँ और यहाँ अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा करे कि किसी को भी किसी हादसे से दो चार ना करे। जो लोग मारे गए हैं रियासत की जानिब से गोली लगने से, उनके साथ भी पूरी हमदर्दी है, और जो लोग जिन पर इससे पहले इंतहा पसंदों ने अपनी अदालत लगाकर, अपना फ़ैसला सुनाकर और अपनी अदालतें लगाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, या गैर मुस्लिमों पर हमला करके उनकी आबादियों पर हमला किया, वो भी उनके साथ भी पूरी हमदर्दी और वो भी काबिल मज़म्मत था। तो तशद्दुद किसी के ख़िलाफ़ हो और किसी भी शक्ल में हो, उसका जवाज़ पैदा नहीं किया जा सकता। वो हुक्मरानों की जानिब से अवाम के लिए हो या अवाम की जानिब से हुक्मरानों के लिए हो, ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए और तशद्दुद पसंदाना रवैये का खात्मा होना चाहिए। तो बहरहाल मरीम साहिबा जो हैं वो इस तरह से मुल्क से बाहर हैं। तो ये है जी कुछ ख़बरें, कुछ चीज़ें, बाकी बातें बाद में करते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।